Hello students, today we shall continue the chapter Relations and Functions of Class 11th Mathematics. This is part 5. पिछली वीडियो लेशन में हमने कुछ रियल फंक्शंस और उनके जो ग्राफ डिस्कस किए थे और साथ ही उन रियल फंक्शंस की डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. मेनली हमने जो पोलिनोमियल फंक्शन और जो रेशनल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. आज हम रियल फंक्शंस की इस स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ नए प्रकार के फंक्शंस पढ़ेंगे. मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए तो ये नई तरह के फंक्शन है जो आप पहली बार 11th क्लास में सीखने जा रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यानपूर्वक सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन एक तरह से जो फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स. और इस मॉडुलस एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका रूल है कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, और ये माइनस एक्स हो जाएगा इफ एक्स इज लेस देन 0 है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू हम रख देते हैं सपोज 3, तो ऐसी स्थिति में जो f3 हम कैलकुलेट करेंगे या यूं कहें कि मॉडुलस 3 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे, सिंस 3 इज ग्रेटर देन 0 है इसलिए हम fx इज इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ 3 हो जाएगा. लेकिन सपोज x इज इक्वल टू -5 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में -5 है तो सिंस -5 इज लेस देन 0 तो हम fx इज इक्वल टू -x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -5, तो ये वापस प्लस हो जाएगा. कुल मिलाकर मॉडुलस का मतलब ये है कि हमें केवल उनकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है. जैसे मान लीजिए हमें -7 है, इसका मॉडुलस है तो वो +7 हो जाएगा. इसी तरह से सपोज -8 है तो वो 8 हो जाएगा. इसी तरह से सपोज 5 है तो ये 5 ही रहेगा. 0 है तो 0 ही रहेगा. इस तरह से जो है हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बेसिस पर जो है हम इसका ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं. तो इस ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं और अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे मॉडुलस फंक्शन का. तो मॉडुलस फंक्शन है हमारा एफ आर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है. और मॉडुलस एक्स की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताई पेज पे कि ये एक्स ही होती है. अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन जब ये लेस देन है तो एक्स इज लेस देन 0 है तो ये -x हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली यदि हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए तो उनको ड्रॉ करना है. तो x और फिर ये ले लेते हैं मॉडुलस x की वैल्यू कितनी आती है. मॉडुलस x हम इस तरफ ले रहे हैं यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉडुलस x है वो हम y एक्सिस पे ले रहे हैं और x एक्सिस पर हम x ले रहे हैं. तो यहाँ कुछ वैल्यूज रख लेते हैं. जैसे सपोज मैंने रखी -5 तो ये 5 आ जाएगा, -4 तो 4, इसी तरह से -3 तो 3, -2 तो 2, -1 1, इसी तरह से 0 पर 0. क्योंकि ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस का मतलब है कि उसकी केवल एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करनी है, यानी कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है. और तो ये 1 1 2 2 3 3 4 4. अब यदि इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करें, जैसे पहला पॉइंट हो गया -5, इसी तरह दूसरा पॉइंट हो गया -4, 4, फिर -3, 3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो इनको यदि मैं प्लॉट करूं 0, 0, 1, 1, 2, 2, तो देखिए 2, 2 ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा. इसी तरह से 4, 4. कुल मिलाकर यदि मैं इस तरफ के रीजन की बात करूं ओरिजिन के राइट साइड में, तो वहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है. और जब x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो उस समय जो एफ एक्स है यानी कि जो मॉडुलस x है वो एक तरह से x के इक्वल ही है. तो एफ एक्स इक्वल टू x ही है, यानी x जो भी रखेंगे वापस इमेज उतनी आनी है. तो 2 पर 2, 4 पे 4, 6 पे 6, इस तरह से पॉइंट हमें मिलते जाएंगे. तो ये जो अब यदि इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो y इज इक्वल टू x जो लाइन होती है वही हो गई, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ग्राफ ही हमें मिल रहा है. लेकिन जब x इज लेस देन 0 है तो ऐसी स्थिति में जो एफ एक्स है वो -x के इक्वल है. तो ये जो मॉडुलस x है वो वास्तव में क्या हो गया, -x के इक्वल है. तो अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो जैसे -2 ले रहे हैं तो जस्ट अपोजिट, -2 का 2, -4 पे 4, -6 पे 6, इस तरह से. तो अगेन ये पॉजिटिव ही हो रहा है,
वापस हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। अब यदि मैं इसके डोमेन और कोडोमेन की बात करूं तो डोमेन और कोडोमेन तो हम आसानी से निकाल लेंगे। मेन प्रॉब्लम आती है रेंज की। मेन जो प्रॉब्लम मिलेगी वो हमें मिलेगी रेंज की। तो रेंज हम कैसे, पहले डोमेन कोडोमेन देख लीजिए। ये R2R है तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही R हो गए हैं। और रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट कर रही है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यदि ग्राफ को कट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो हाइट है वो रेंज के कलेक्शन में होगी। तो यदि मैं इस लाइन को अप एंड डाउन करता हूं तो इस समय ये ग्राफ को कट नहीं कर रही है। इसका मतलब इस समय जो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो हाइट है वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगी। और यहाँ से हाइट 0 है और 0 के बाद में हाइट बढ़ती जा रही है अप टू इन्फिनिटी तक हाइट बढ़ती जाएगी और ये ग्राफ को कट भी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि ग्राफ 0 से शुरू होकर हाइट पर जा रहा है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो गई है। तो रेंज हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। यदि हम रेंज को और दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी होगी और वर्टिकल लाइन लेने के बाद सपोज ये मैंने वर्टिकल लाइन ली और इस वर्टिकल लाइन को यदि मैं मूव कराता हूं तो ये इस ग्राफ को कट करेगी। तो ग्राफ को जहां जहां कट करेगी उसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए। अभी देखिए वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। ग्राफ का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बढ़ता जा रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ। ग्राफ का जो इंटरसेक्शन जहां हो रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट अभी कम हो रहा है, 0 हो गया, फिर वापस वाई कोऑर्डिनेट बढ़ने लग गया। तो वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू का जो कलेक्शन है वो रेंज में शामिल है। तो 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो रेंज इसकी हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन की रेंज समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसको हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम x की वैल्यू 1 रखेंगे उस समय ये 0 होगा। यदि मैं यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करें, कुछ वैल्यूज हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सपोज जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ -1 से शुरू कर लेते हैं। तो -1 रखेंगे तो यहाँ आ रहा है -2 का मॉडुलस लेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। अब हम 0 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू हमें 1 मिल रही है। फिर हम रखते हैं 1 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू हमें 1 - 1 0, तो 0 का मॉडुलस वापस 0। और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखने से हो जाएगा 2 - 1 तो यानी कि 1। इसी तरह से अगर 3 रखता हूँ तो 3 - 1 तो ये हो गया 2। अब इसके बेसिस पर मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। तो पॉइंट्स मेरे पास जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हो गए हमारे पास। एक तो हो गया -1, 2, दूसरा पॉइंट हो रहा है 0, 1, तीसरा पॉइंट हो रहा है 1, 0, चौथा पॉइंट है हमारे पास 2, 1, फिर है 3, 2। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं। ये मैं x एक्सिस ले लिया और फिर मैं y एक्सिस ले रहा हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और थोड़ा इसकी साइज हम बढ़ा लेते हैं। ये एक्सिस हो गए। और अब हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट 0 पर 1, 0, 1 और 1, 0 है। तो यदि मान लीजिए मैं इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट लेता हूँ। सपोज ये पॉइंट जो है वो 1, 0 को डिनोट कर रहा है, ये 1, 0 को डिनोट कर रहा है। तो दिस पॉइंट विल बी ऑन द ग्राफ। और इसी तरह से 1, 0 के बाद 0, 1 भी है, यानी यहाँ पर एक 0, 1 भी एक पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है। यहाँ हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट शुरू होनी चाहिए, इस तरह से। और इसकी जो साइज है हम बढ़ा लेते हैं और इसका कलर भी हम बना लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव कलर रख लेते हैं। ये कलर हो गया है। तो ये एक इस तरफ लाइन ली है और एक लाइन में एक और ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ये इस तरह से। अब इसमें पहला पॉइंट तो हमारे पास 1, 0 यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है -1, 2 भी है, एक 0, 1 भी है। तो 0, 1 यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है हमें, 0, 1।
इसी तरह से यहाँ पर है एक पॉइंट हमारे पास -1 पर चले, ये -1 पे चले तो वहाँ एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये -1,2 है। और इसी तरह से जो एक पॉइंट है 2,1 है, तो ये 2 यहाँ ले लेते हैं, तो ये 2 पर हाइट लें यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2,1। और इसके बाद 3,2 है, तो यहाँ ये 2 था और इधर कहीं ना कहीं 3 होगा, तो 3,2 भी होगा पॉइंट, ये 3,2 पॉइंट है। तो ये यदि सभी पॉइंट्स को मिलाएं तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया है। fx = मॉडुलस x - 1 का ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। और इस ग्राफ को, और यदि हम fx = मॉडुलस x के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो मॉडुलस x के ग्राफ में ये 0 से पास हो रहा है, ये 0 से जा रहा है। और तो यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट एक तरह से 0 है, x = 0 इज द टर्निंग पॉइंट। मॉडुलस x में x = 0 इज द टर्निंग पॉइंट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, fx = जो मॉडुलस x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस x - 0। इसका मतलब x = 0 विल बी द टर्निंग पॉइंट। और इस वाले जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ -1 है, तो यहाँ 1 जो है टर्निंग पॉइंट हो गया। अब इसके बेसिस पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि मान लीजिए हमारे पास जो है एक मॉडुलस फंक्शन है और वो इस तरह से है x + 7 है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ टर्निंग पॉइंट कौन सा हुआ जहाँ पर ये टर्न करेगा, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं पता लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट जो है वो है, टर्निंग पॉइंट इज x = -7। ये -7 पे जाके टर्न कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट इज -7। इट मीन्स पूरा जो, ये तो टर्निंग पॉइंट पूरा लिख देते हैं, -7,0 विल बी द टर्निंग पॉइंट। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ -7,0 है। सपोज यहाँ -2 है, फिर यहाँ -4 है, यहाँ -6 है और यहाँ -8 है, तो यहाँ बीच में इसका टर्निंग पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा। इसका ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, यहाँ से बिल्कुल इक्वल इंक्लाइन यानी 45 डिग्री एंगल पर, एक्स एक्सिस से इधर भी 45 डिग्री एंगल पर, इस तरह। तो इस तरह का ग्राफ इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, टर्निंग पॉइंट ढूंढें और ग्राफ बना दें। यहाँ टर्निंग पॉइंट जो था वो कितना था, यहाँ टर्निंग पॉइंट है 1,0। दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट। यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है वो ये नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट है हमारा, टर्निंग पॉइंट है 1,0। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, यहाँ टर्न हो रहा है। इसी तरह से इसको ऊपर वाला जो ग्राफ था, इसमें टर्निंग पॉइंट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 0,0 इज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ये x - 0 है। तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो अच्छा, अब इसकी रेंज की बात हो रही है, डोमेन और रेंज बताइए। तो डोमेन तो डेफिनेटली, अगर ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा R to R ही होता है। तो डोमेन तो इसकी क्या हो गई, R हो गई, नो प्रॉब्लम, क्योंकि f(a2) भी होता है। तो डोमेन तो जो पहला फंक्शन होता है वो डोमेन ही, पहला जो सेट होता है वो डोमेन ही होता है। अब रही रेंज, तो रेंज के लिए हम जो है यहाँ से ये वर्टिकल लाइन नेक्स्ट पेज पर भी ले लेते हैं, और अब इस वर्टिकल लाइन को जो है हम मूव कराएंगे, ये ऐसे मूव कराएंगे, और ये जहाँ जहाँ इसको कट कर रही है उसका जो y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली ये देखिए, y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, जहाँ ये ग्राफ को कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 0 से, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक y कोऑर्डिनेट बदलेगा, तो इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी हो गई है। तो रेंज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये रेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिग्नम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 होती है यदि x इज ग्रेटर देन 0, और सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 होगी यदि x इक्वल टू 0, और जब x नेगेटिव है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू -1 होती है, यानी fx जो है वो -1 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ग्राफ देखिए, यहाँ ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यदि x इज ग्रेटर देन 0 है, इस तरफ x इज ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ पर सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू है, हाइट है, वो देखिए यहाँ पर हाइट कितनी आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है, y इक्वल टू 1 हो गया। और यदि x इज लेस देन 0 है, इस तरफ देखें तो लेस देन 0 है, तो वहाँ पर सिग्नम फंक्शन जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है वो है -1, तो नीचे की तरफ आ रही है वैल्यू, -1 आ रही है। और अगर एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 रखते हैं, 0 पर इधर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ओपन सर्किल बनाया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ओपन सर्किल बनाया, x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है 0 है वो यहाँ मिल रही है। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ इन्फिनिटी से शुरू होते होते आ रहा है और -1 पे चलता जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ पर
x इक्वल टू 0 पर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, एकदम जंप यहाँ करेगा ग्राफ, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ आने के बाद ग्राफ इधर जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ है, एक स्टेप बन रहा है, तो ये सिग्नम फंक्शन है। और यदि सिग्नम फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन देखें तो डोमेन तो R हो गया और कोडोमेन भी R हो गया। अब इसके रेंज की बात करें कि रेंज क्या है, तो रेंज के लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं। या तो हम ऐसे जिस तरह से हमने ली थी लाइन, ये दोनों लाइन ही ले लेते हैं एक साथ, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों हम ले लेते हैं। और चलिए दोनों लाइन ले लेते हैं, ये मैंने दोनों लाइन ले ली है। अब सबसे पहले हम इसको वर्टिकल लाइन की रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल लाइन को यदि मैं मूव कराता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो ग्राफ को जहां जहां ये कट करती है उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी दी रेंज। तो अभी देखिए, अभी ये ग्राफ को जहां कट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, और अभी ये बिल्कुल अगर y एक्सिस से मैच कर जाती है तो उस समय जो ये कट कर रही है 0 पर, ओरिजिन को कट कर रही है, क्योंकि ओरिजिन जो पॉइंट है वो ग्राफ पर है। और इसी तरह से यहाँ -1 को कर रही है, तो -1, 0 और 1 ये तीनों जो है वो रेंज में शामिल होगा। और यदि मैं मान लीजिए कि जो है कुछ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन अभी ग्राफ को कट नहीं कर रही है, ग्राफ जो बना हुआ उसको कट नहीं कर रही है, और ये जस्ट अब कट कर रही है। इस समय जो है ये ग्राफ को कट कर रही है, तो इस समय इस रेड कलर लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो हाइट है वो 1 है, तो 1 जो है वो रेंज में शामिल होगा। और अभी कट नहीं कर रही है, ये जस्ट अब कट कर रही है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन का जो पॉइंट है वो ग्राफ पर है, इसलिए अभी जो y इसकी जो हाइट है 0 है, तो वो भी हाइट 0 भी शामिल हो जाएगी। और इस समय ये जो इससे मैच कर गई है, तो यहाँ पर -1 जो है वो हाइट भी शामिल होगी। तो इस कुल मिलाकर जो रेंज है उसमें केवल 3 ही पॉइंट है, तो रेंज में हम बोलेंगे कि रेंज में हो जाएगा -1, 0 और 1। ओनली 3 पॉइंट्स, 3 नंबर्स विल बी देयर इन द रेंज। यहाँ से भी क्लियर है बिल्कुल कि रेंज होती है इमेजेस का कलेक्शन, और इमेज हमेशा या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी। तो -1, 0 और 1 ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर इन दी रेंज। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया, अलग तरह का फंक्शन है। और सबसे जो टिपिकल फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये भी R to R होता है, और इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट x, और ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बड़े से बड़ा वह इंटीजर जो या तो x के बराबर है या x से छोटा है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2.7 ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब इसमें मैं क्या करना पड़ेगा, वह बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो इसके बराबर है, तो इसके बराबर तो कोई इंटीजर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले से डेसिमल नंबर है, तो इसके बराबर तो हो नहीं सकता। तो 2.7 यहाँ लाई कर रहा है। अब ब्रैकेट 2.7 का मतलब हुआ वह बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है। अब इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हमारे पास, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, सब इससे छोटे इंटीजर है। उनमें सबसे जो बड़ा इंटीजर है वो ये रहा 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 2.7 लोकेशन पर है और ब्रैकेट x फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक इसके जो बैक में जो इंटीजर है उस पर जंप कर जाइए, वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 3.7 करना है, 3.2 है और ब्रैकेट 3.2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं पहले 3.2 लोकेशन पर आ जाऊंगा। ये 3.2 लोकेशन है, 3.2 इज लोकेटेड इन बिटवीन 2 इंटीजर्स 3 and 4। उससे मैं ठीक बैक वाले नंबर पे पहुंच जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पहले मैं 2.7 पे था, 2.7 से जंप करते मैं 2 पर पहुंचा। इसी तरह से 3.2 पर था तो मैं जंप करके इस पर आ जाऊंगा। इसी तरह से मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है -0.5, तो -0.5 कहाँ लोकेटेड है, ये ठीक बीच में यहाँ लोकेटेड है, यहाँ हो जाएगा -0.5। अब हमें इससे जो भी इस ब्रैकेट 0.5 है, डेफिनेटली दिस विल बी लेस देन -0.5, यानी x से तो छोटा होना ही होना है। जो भी नंबर होता है उससे छोटा तो होता ही होता है। अब इससे छोटा भी होता है और इंटीजर भी होना चाहिए, तो इससे छोटा और इंटीजर कौन सा हो गया, -1 हो गया। इसलिए क्या हो गया कि -0.5 ब्रैकेट इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, यानी इससे ठीक बैक में जो इंटीजर्स है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो है हम आसानी से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए
ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर मैं कुछ नंबर डिनोट कर देता हूँ। सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह से यहाँ -1, -2, -3, -4, इसी तरह से इधर है 4। अब इस पर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3.8। तो मैं देखूंगा 3.8 इस नंबर लाइन पर कहाँ है। तो 3.8 विल बी इन बिटवीन 3 एंड 4, तो करीब करीब यहाँ होगा। तो 3.8 यहाँ है। पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं। 3.8 यहाँ है। अब ब्रैकेट 3.8 कहाँ होगा? ब्रैकेट 3.8 विल बी एन इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 3.8। 3.8 से छोटा हो और बड़े से बड़ा इंटीजर हो। 3.8 से छोटा बड़े से बड़ा इंटीजर, इसके ठीक पीछे जो इंटीजर मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3.8, ब्रैकेट मीन्स 3। इसी तरह से मान लीजिए मुझे निकालना है -2.2। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा -2.2 कहाँ है। तो -2 यहाँ है, तो -2.2 मिलेगा यहाँ करीब करीब, इसके नज़दीक मिलेगा। तो यहाँ जो वैल्यू है वो है -2.2। अब इससे ठीक बैक में जो इंटीजर है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि -3 इसका आंसर हो गया। तो -2.2 ब्रैकेट मीन्स -3। तो इसमें क्या होगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू में तो बैक में जाएंगे, तो एक तरह से वो जो वैल्यू है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो बढ़ जाएगी, और इस वाली में न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। जैसे 3 है तो 3 रहेगा। तो यहाँ तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो दिख रहा है, यहाँ इंटीग्रल पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रैकेट x है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। देखा जाए तो ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि -2.2 है, तो ये -2.2 वास्तव में क्या होता है? -2.2 में एक तो इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0.8 है। -3 और 3 के बाद का जो पार्ट दिख रहा है ये -0.8, ये इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट उसमें से रिमूव कर दें हम, तो हमारे पास नंबर आएगा वो छोटा हो जाएगा, -2.2 से भी छोटा हो जाएगा, और दिस विल बी दी आंसर, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट लेना था हमें, तो इंटीग्रल पार्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे? तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने बनाई 2 लाइंस बना लेते हैं। चलो पहले सपोज मैं 2 लाइंस बना लेता हूँ। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। एक वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है। इसके बाद में मैं फिर दोनों लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। दोनों लाइंस को हम डार्क कर लेते हैं, ये ठीक है। इसके बाद अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। चलिए पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है। फिर यहाँ हम ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3। 3 थोड़ा पास में लेने में आ गया, 3 थोड़ा पास में ले लिया, तो 3 करीब करीब यहाँ होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर ले हम, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ हम ले लेते हैं 2 और यहाँ ले लेते हैं 3। इस तरह से है। अब ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे 0 और 1 के बीच में, देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू जैसे रखते जाते हैं। सपोज जैसे हम लेते हैं x और फिर लेंगे ये ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज मैंने 0 और 1 के बीच में कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे 0 ली तो यहाँ इसकी वैल्यू, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो वापस 0 हो जाए। इसके बाद अगर मैं लेता हूँ वैल्यू 0.5 ले लेता हूँ, तो 0.5 पर इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वापस 0 हो जाएगा। 0.5 पर आप यहाँ हो तो यहाँ से बैक जंप करोगे तो 0 आना है। इसी तरह से सपोज मैं 0.9 लेता हूँ, तो 0.9 भी जो है यहाँ रहूँगा, इस लोकेशन में 1 के ठीक लेफ्ट में रहूँगा, तो बैक में जंप करेंगे हम तो वहाँ 0 पर पहुँचेंगे, तो वापस 0 आना है। इसी तरह से सपोज मैं 0.99 भी ले लूँगा, तब भी मेरे पास इसका सॉल्यूशन है वो वापस 0 पर ही जंप करेगा। और अगर मैं एग्जैक्ट 1 ले लेता हूँ तो इंटीग्रल पार्ट वापस 1 हो जाएगा, और 1 से थोड़ा लार्ज करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस 1 ही आना है। और इसी तरह से 1.9 तक भी पहुँच गया तो भी 1 ही आना है, और 1.99 तक भी 1 ही आना है। और अगर मैं 2 कर देता हूँ तो फिर मुझे वापस ये क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ग्राफ आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहले तो 0 पर तो 0 है, 0 पर तो 0 पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारे पास पॉइंट है 0.5 पर भी 0 है, यानी बीच में यहाँ पर भी 0 ही आ रहा है।
इसके बाद 0.9 पर भी 0 आ रहा है, 0.9 पर भी 0 आ रहा है। 1 पर क्या हो रहा है, 1 पे हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, 1 पर हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 पे तो अचानक 1 आ रहा है, तो 1 पे तो सीधा ही 1 चला गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पहुँच गया है। तो यदि मैं इसको ग्राफ को प्लॉट करूँ तो मुझे ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, या ऐसा करते हैं कि ये जो है ये पॉइंट हटा देते हैं, और ग्राफ के लिए जो सिंबल लिखा है वो हमने पहले पेज देखते हैं कैसा है। ग्राफ स्काई कलर में है या लाइट ब्लू कलर में है, तो ठीक है, लाइट ब्लू कलर में अपने पास ग्राफ है, तो पॉइंट जो है हम इससे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 0 पर था 0, फिर 0.5 पर भी 0, ये पॉइंट था हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ बिल्कुल पॉइंट आया, 1 पे पॉइंट हमारे पास यहाँ पहुँच रहा है, 1 पे पॉइंट हमारे पास यहाँ आ रहा है। अब यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम, इससे ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ग्राफ के लिए थिकनेस बढ़ा देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम ग्राफ, तो देखिए ग्राफ ऐसे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल 1 पे तो बिल्कुल यहाँ पहुँच गया ग्राफ, तो यहाँ से शुरू है, फिर 1 के बाद में 1.1 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, तो यहाँ से ग्राफ फिर यूँ जा रहा है, लेकिन 2 पर जो है एग्जैक्ट 2 हो रहा है, वापस 2 पर वापस 2 हो रहा है, यहाँ पहुँच रहा है ग्राफ, यानी बिल्कुल यहाँ ग्राफ नहीं है। तो यहाँ ग्राफ नहीं है तो इसको हम ऐसे सर्किल से शो कर देंगे, और यहाँ पर भी हम एक सर्किल बना देंगे ऐसे कि ग्राफ जो है यहाँ के आने के बाद यहाँ ओपन सर्किल बना दिया, फिर यहाँ शुरू है, फिर यहाँ से शुरू है, और 3 पर 2 नहीं होगा, 3 पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ आगे, तो यहाँ पर फिर हम एक ओपन सर्किल बना देंगे, तो ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह बैक में देखें तो बैक में भी हम ले सकते हैं, वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं वैल्यू ले लेता हूँ, बैक में भी कुछ वैल्यू लेता हूँ, तो ये जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट पेज पर अगर चल जा पाता है तो ले लेते हैं, ग्राफ आ तो रहा है, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको। ये ग्राफ यहाँ तक तो ले लिया हमने, और इधर जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं fx और ये वाली। अब हमें बैक की तरफ ग्राफ बनाना है, तो सपोज मैं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने -1, यहाँ ले लिया -2, तो मैं बना सकता हूँ ग्राफ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेने पड़ेंगे बैक में, तो बैक में जैसे मान लो मैंने पॉइंट लिया -0.5, तो ये -0.5 आप यहाँ रहोगे तो जंप करके यहाँ पहुँचोगे तो आंसर आएगा -1। -0.9 तक भी ये -1 ही आएगा, लेकिन जैसे ही मैं -1 लेता हूँ तब भी -1 ही आना है, नो प्रॉब्लम। और यदि मैं -1 से फिर और बैक चला जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, सपोज मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ वैल्यू है -1.3 कर देता हूँ, तो -1.3 पर रहोगे तो आप जंप यहाँ करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा -2, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू -1.3 वो तो -2 पर पहुँच रहे हो। अब आप -1.9 तक -2 ही रहोगे, तो अब इसके बेसिस पर हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं, और थिकनेस हम उतनी ले लेते हैं जितनी पहले ली थी। तो अब देखिए ग्राफ थिकनेस शायद कम है, यहाँ तक थी, तो यहाँ पॉइंट ले रहे हैं पर -1, यहाँ -1 पॉइंट है, तो ये ग्राफ जो है वो 0 पर तो वैल्यू 0 आ रही थी, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें -1 पे 1 मिल रही है, तो यहाँ -1 मान लेते हैं, तो ये -1 पे 1 मिल रही है, फिर ग्राफ इधर आता जा रहा है, लेकिन x = 0 पर हमें पता है x = 0 रखता हूँ तो वापस वैल्यू 0 ही आएगी, तो 0 पर तो 0 आ रहा था, तो यहाँ ग्राफ मिलेगा नहीं, तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसी तरह से इसका बैक में जाएंगे तो हमें ग्राफ फिर इस तरह का मिलेगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ सकते हैं, तो एक तरह से इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ इस तरह का बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। और यदि मान लीजिए कि मुझे इसकी रेंज बतानी है, इस फंक्शन की मुझे रेंज बतानी है, तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लेनी पड़ेगी, ये लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, और इस वर्टिकल लाइन का जो कलर है वो अपन अच्छा सा ले लेते हैं। ये कलर हमने ले लिया, सपोज ये वाला कलर ले लिया, और इस वर्टिकल लाइन को जैसे जैसे मैं मूव कराता हूँ, ये ग्राफ को जहाँ जहाँ कट करती है उनके जो कोऑर्डिनेट्स है, वाई कोऑर्डिनेट्स, उनको हम बोलेंगे रेंज। तो ये जहाँ जहाँ कट करेगी उसके वाई कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और इधर देखिए तो -1 -2 -3 ऐसे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये डैश 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 -2 -1 0 1 2 एटसेट्रा, ये सब रेंज में शामिल हो जाएगा, इसको हम Z कर सकते हैं। तो रेंज इसकी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स आर दी रेंज।
सेट ऑफ इंटीजर्स इज द रेंज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसका ग्राफ जो है इस तरह का है, ये वाला ग्राफ है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये कैसे ये ग्राफ प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक मॉडुलस फंक्शन और एक सिग्नम फंक्शन, ये तीनों फंक्शन बिल्कुल नए हैं और इन्हें आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से तो इनका ग्राफ बनेगा, किस तरह से हम इनकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।